नमस्कार। 10वीं कक्षा हिंदी पाठ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा पाठ पढ़ेंगे और हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था के बारे में जानकारी पाएंगे जो हर एक व्यक्ति के जीवन में यह महत्वपूर्ण है और जिनकी यादें जब भी आते हैं हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है तथा मन पुलकित हो जाता है। वही है बचपन। हाँ, सच में बचपन जो है मधुर स्मृति के समान है, वह फिर से नहीं आ सकता है। और विद्यालय जीवन में विद्यालय में हम जो भी हरकतें करते हैं, बचपन में जो भी खेल हम अपने साथियों से खेलते हैं, इनको याद करते ही और सोचते हैं काश फिर से बचपन आए तो कितना अच्छा होता है, ऐसे हम सोचते हैं। और आज हमारा पाठ है सपनों के से दिन, गुरुदयाल सिंह जी के जीवन की जो घटनाएं हैं, बचपन के जो खेल हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला पाठ है। साथ ही साथ विद्यार्थी दशा के बारे में भी यहाँ पर बहुत सारे अंशों पर चर्चित किया गया है। सपनों के से दिन, इस पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। इनका जन्म 10 जनवरी 1933 को हुआ है और इनकी मृत्यु 2016 को हुई है। वे पंजाबी लेखक हैं। गुरुदयाल सिंह की आत्मकथा का एक अंश है सपनों के से दिन। इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों का वर्णन किया है। बचपन में अपने तथा अपने साथियों के साथ खेलना, स्कूली जीवन के अनुभवों का भी सजीव अंकन किया है। उन दिनों के स्कूल के वातावरण का भी वर्णन इस पाठ में हम देख सकते हैं। बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। स्कूल जाना उन्हें जेल जाने के समान लगता है। लेखक व उसके साथी खेलने के शौकीन थे। सभी के सभी गरीब, फटेहल और लापरवाह थे। लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलना, चोट खाना और चोट पर घाव मिट्टी से भर जाना, घर जाने के बाद हमदर्दी की बजाय माता पिता की डांट फटकार खाने को मिलना और इतने पीटने के बावजूद दूसरे दिन भी सब फिर खेलने के लिए जाना, ये सब लेखक के लिए नित्य प्रति का काम हो गया था। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी उनके ही जैसे परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो उनकी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। अधिक से अधिक साथी हरियाणा या राजस्थान से व्यापार के लिए आए परिवारों से संबंधित थे। उनके कुछ शब्द सुनकर लेखक व उसके अन्य साथियों को हंसी आ जाती थी। बहुत से शब्द समझ नहीं आते थे, किंतु जब वे सब मिलकर खेलते थे तब सभी को एक दूसरे की बातें खूब अच्छी तरह समझ में आती थी। पाठ के इसी अंश से यह बात सिद्ध होता है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधक नहीं होती है, खासकर बच्चों को खेलने के लिए। विद्यार्थी ज़्यादातर किसका इंतज़ार करता रहता है? छुट्टियों की, है ना? वैसे ही लेखक भी छुट्टियों के लिए इंतज़ार करता रहता था। छुट्टियाँ मिलते ही वह अपना ननिहाल जाता था और ननिहाल में अपने साथियों के साथ खूब खेलता रहता था। दोपहर तक तालाब में खेलकर नहाकर फिर घर वापस आता था। आते ही नानी से कुछ खाना खिलाने के लिए बोलते थे। तब नानी बहुत प्यार से दूध, दही, मक्खन, रोटी आदि खिलाती थी। वह ज़्यादातर ननिहाल में अपनी छुट्टियां बिताना बहुत पसंद करता था और जिस साल उसे ननिहाल जाने के लिए समय नहीं मिलता था, गांव के तालाब पर ही खूब खेलता था, मस्ती करके छुट्टियां बिताता था। लेखक के छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में बहुत सा गृह कार्य दिया जाता था। लेखक स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करता था। देखिए, अगर मास्टर जी द्वारा 200 सवालों को पूरा करने के लिए दिए तो रोज 10 सवाल 20 दिन के हिसाब से ख़त्म करने के लिए सोचता था। किंतु खेल कूद में छुट्टियां बीतने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता।
फिर लेखक रोज के 15 सवाल करने की योजना बनाता। तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगती थी तथा दिन भी खत्म होने लगते थे। स्कूल का भय बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पढ़ाई से डरने के बावजूद भी वोमा जैसे सहपाठी की तरह बहादुर बनने की कल्पना करने लगता और वह सोचता था कि छुट्टियों का काम पूरा करने की अपेक्षा मास्टर जी से पिटना अधिक बेहतर समझता था। लेखक का स्कूल बहुत छोटा सा था। सुबह सभी बच्चे प्रार्थना करने के लिए सभा के कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी उनके पीछे कतार बांधे खड़े रहते। मास्टर प्रीतम चंद सभी बच्चों की कतारें बनवाते थे। कतारें माने लाइंस। यदि कोई जरा सी भी टेढ़ा होता तो वे बाज की तरह झपट पड़ते। हेडमास्टर साहब की गालों पर हाथ की उल्टी उंगलियों की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। नई श्रेणी में जाने का विद्यार्थियों को विशेष चाव होता है क्योंकि उन्हें वहाँ नए नए अध्यापक मिलते हैं जो उन्हें नई नई किताबें पढ़ाते हैं। लेकिन लेखक का मन बहुत उदास होता था क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न थी। वह नई किताबें खरीद न सकता था। उसे नई कापियाँ अवश्य मिल जाती थी। हेडमास्टर साहब उसके लिए अन्य लड़कों द्वारा पढ़ी गई पुरानी किताबों का प्रबंध कर देते। इन पुरानी किताबों में विशेष प्रकार की गंध आती थी जो उसके बाल मन को उदास कर देती थी। और दूसरा कारण यह था कि कक्षा की कठिन पढ़ाई, नए मास्टरों द्वारा मारपीट का भय उसे भीतर तक समाया हुआ था क्योंकि उसके विद्यालय में मास्टर पीटते पीटते चमड़ी तक उधेड़ देने को तैयार रहते थे। लेखक गुरुदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को देखा था। इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहन वह स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे तथा उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एडियोम पर दाएं बाएं या एक कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज़ करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर एक महत्वपूर्ण फौजी समझने लगता था। लेखक के पाठशाला के पीटी मास्टर का नाम था प्रीतम चंद। वे बहुत कड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने न हंसते देखा न किसी की प्रशंसा करते। सभी छात्र उनसे भयभीत रहते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो वे उन्हें कठोर सजा देते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते थे। उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के सारे तमगों को जीतने के समान लगती थी। तमगों मतलब मेडल्स। पीटी साहब चौथी कक्षा के लड़कों को फारसी पढ़ाते थे। वे विद्यार्थियों को शब्द रूप पढ़ने पर बल दिया करते थे। एक दिन जब कक्षा के विद्यार्थी दिए गए शब्द रूप याद करके न आए तो पीटी साहब ने उन्हें क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनाकर पीठ ऊंची करने का आदेश दिया। सजा के कारण कई लड़के गिर गए। तभी हेडमास्टर जी वहां आ गए और उन्होंने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखकर गुस्से में आ गए और उनको तब के तब मुवत्तल मतलब सस्पेंड कर दिया था। बहुत दिनों के बाद पता चला कि प्रीतम चंद जी नौकरी छोड़ दिए थे। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे और नौकरी से निकाल जाने का कोई विशेष प्रभाव नहीं था उन पर। बड़े बड़े लड़के उनका काम निपटने जाते थे। उन्होंने बताया कि प्रीतम चंद पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिलाते थे
और उनसे बातें करते थे। लेखक को इस बात से हैरानी हुई कि इतना कठोर मनुष्य तोते से मीठी बातें कैसे करने लगा। क्या तोते को उससे डर नहीं लगता, जैसे हम प्रीतम चंद जी को देखकर डरते थे। इस प्रकार सपनों के से दिन पाठ के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के अनुशासन में रखने के लिए कितने प्रकार की कठोर यातनाएं दी जाती थी पुराने ज़माने में, और उस भयभीत अवस्था में बच्चे किस प्रकार परेशान होते थे, किस प्रकार पाठशाला से डरते थे, और भय और आतंक के पर्याय रूपी इन सज़ा के कारण वे किस प्रकार स्कूल से उदास रहते थे, इन्होंने अपने इस पाठ में बताया था। उनके व्यवहार के लिए खाल खींचते जैसे मुहावरों का प्रयोग भी किया था। वर्तमान समय में अनुशासन के लिए छात्रों को मारना पीटना अपराध माना गया है, क्योंकि शारीरिक दंड बच्चों को भयभीत करते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई से हट जाता है। आजकल बच्चों को सज़ा देने के अलावा उनको समझा बुझाना, पुरस्कार देना आदि के माध्यम से अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि हमें बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बच्चों की गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। उनकी रुचि का विषय उन्हें पढ़ाने हेतु मौका देना चाहिए। खेल कूद, व्यायाम, स्काउटिंग, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, वृक्षारोपण, विज्ञान संबंधी कार्य आदि सभी करने के लिए उनको मौका प्रदान करना चाहिए। उनकी रुचियों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने चाहते उन पर नहीं लादना चाहिए। शारीरिक व मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें पढ़ाने में प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यह बाल मनोविज्ञान से संबंधित पाठ हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने बचपन की घटनाओं के साथ साथ खेलकूद का शारीरिक और मानसिक व्यायाम का भी महत्व उन्होंने समझाया है। सचमुच यह छात्रों के लिए यह उपयोगी पाठ है और साथ साथ अध्यापकों को भी। धन्यवाद।